प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो आपका चैप्टर है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की श्रृंखला को विद आंसर्स। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद अनुमान लगाएं कि आपने इस चैप्टर को सभी ने पढ़ लिया है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर सटीक लग रहा है उसका अनुमान लगाए, आंसर मैं सही आपको बताने वाला हूँ। और याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इससे पहले मैंने एसएसटी आपको करवा दिया है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है चैप्टर, उसका आपको करवा दिया है। उसके 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा चैप्टर हमने करा दिया है आपको जिसमें भारत में राष्ट्रवाद है, और तीसरा चैप्टर हमने करवा दिया है आपको जिसमें हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो 3 चैप्टर हमने जो है उसके एमसीक्यू करवा दिए हैं एसएसटी के, तो इनको जरूर देख लेना, ढंग से देख लेना। इस बार के एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से अनूठे हैं, अलग तरीके से तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से बहुत ही कम बहुविकल्पीय प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। तो सभी ने अनुमान अभी तक लगा लिया होगा मेरे हिसाब से कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है। सभी का आंसर मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होगा कि ये सभी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नए तत्वों का निर्माण नहीं होता है, नए परमाणुओं का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, तत्व मतलब एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का निर्माण नहीं होता, वहां पे यौगिक का निर्माण होता है, कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ऑप्शंस बहुत सटीक तरीके से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण कौन सा है, ये आपको बताना है आपको इससे 4 ऑप्शंस में से। तो पहला, गैस निकलता है, बिल्कुल सही बात है, गैस तो निकलता है। एक ठोस पदार्थ का शेष द्रव से पृथक होना, ठोस पदार्थ से शेष द्रव जो है पृथक होता है, ये भी बात आपकी सही है। और भौतिक परिवर्तन जैसे अवस्था में परिवर्तन भी होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक केमिकल रिएक्शन में होता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका डी ऑप्शन अब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलन का जो हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और छोटा भी क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यू में पूछ लिया गया है, लेकिन आपका बड़ा भी क्वेश्चन बनता है। संतुलित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे रिएक्शंस आपके सामने हैं, और यहाँ पे एरो नहीं लगाया गया, एरो में लगा देता हूँ, ये रहा एरो आपका। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद में ये फॉर्म हो रहा है, और इसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये फॉर्म हो रहा है। इस तरह से ये जो है आपकी रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे जो है पहला आपका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिधर जितने एलिमेंट आपके लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही एलिमेंट आपके राइट साइड में होने चाहिए, वही प्रोडक्ट आपके होने चाहिए। चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर जो है एजी है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिल्वर होना चाहिए, नाइट्रेट भी होना चाहिए। तो देखो एजी भी है, यहाँ पर एजी भी है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एजी है, यहाँ पर भी एक एजी है। ठीक है, चलो ठीक है। NO3, इधर एक NO3 है टोटल, है ना, तो इधर भी देखो NO3 मिला हुआ है हमारे को। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक H है, तो यहाँ पर भी एक H मिल गया इधर साइड में। इसके बाद में Cl जो है हमारा सिंगल है, Cl यानी क्लोरीन हमारा सिंगल है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन हमारा सिंगल है। तो यानी कि ये पहली समीकरण ही पूरा का पूरा बता रही है कि भैया इसमें सारा चीज पदार्थ जो है लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी आप सारे ऑप्शन चेक करोगे तो आपको अंतर मिलेगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 कर दिया है, तो ये समीकरण तो वैसे ही संतुलित नहीं हुई। यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सही है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। ध्यान रखना है, आपका जो लेफ्ट साइड है, एरो से लेफ्ट साइड जो होता है वो आपका एरो के राइट साइड के बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपकी समीकरण संतुलित होगी। बस ये सिंपल सा फंडा याद रखना, आप कोई भी समीकरण जो है आसानी से संतुलित कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो सोचते हो कि क्या आप बचपन में आपने बल्ला उठाया तो आप सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको महीनों सालों प्रयास करना पड़ता है, तब जाके आप एक बहुत बढ़िया बैट्समैन या बॉलर या विकेट कीपर बन पाते हो। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। ठीक है ना, आप भले खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे का जो रिजल्ट है वो बाद में मिलता है।
यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है। अब यहाँ पे जो समीकरण संतुलित नहीं है उसकी बात पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एरो नहीं है तो एरो मैं आपको बताता हूँ, ये एरो है यहाँ पर देखिए ये भी एरो है, और यहाँ पर ये एरो है, और यहाँ पर जो है ये एरो है। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट का मैच करना है और हमको बताना है कि कौन सा जो है इसमें समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कि संतुलित कौन सा है, पहले के ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे Fe1 है और Cl2 यानी क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे Fe1 है और क्लोरीन 2 है, तो यानी कि हमारा तो ये संतुलित है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये राइट ऑप्शन नहीं हुआ। इसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से इधर इस साइड में देखिए आप कि यहाँ पे HCl है केवल, तो यहाँ पर जो है आपका 2 और 2 है, यहाँ पर तो सिंगल ही है, तो ये भी आपका संतुलित नहीं है ना, तो ये संतुलित नहीं है। हमसे पूछा क्या है, संतुलित नहीं है। और यहाँ पे ऊपर वाला क्या है कि संतुलित था, जिधर इतना Fe था उतना ही क्लोरीन इस साइड भी मिला, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 हैं और इधर सिंगल सिंगल है, तो ये हमारा संतुलित नहीं है। ऑप्शन तो हमारा आंसर में ये आ गया कि आंसर तो हमारा ये है। बाकी आप सबको देखिए सारे संतुलित है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, CO3 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन जो है 2 है, ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन ये भी 1 है, तो टोटल मिला के ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए, तो ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन भी 1 है। समझ में आया आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रहा है, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है और यहाँ पे भी देखिए कैल्शियम 1 है, ठीक है, इस साइड भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो आपका हाइड्रोजन 2 देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2 तो है इधर। ऑक्सीजन हमारे को कितना मिल रहा है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन 4 हो गए, तो ऑक्सीजन 3 ये है और 1 ये है, तो 4 हो गए। तो यानी कि समीकरण में ये आपके सारे के सारे संतुलित है, जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है, और एक जिस पर राइट आंसर किया है वो संतुलित नहीं है, यही पूछा गया है आपसे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी हमेशा जब क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं तो इसके आंसर को पहले आप खुद अनुमान लगाइए। अगर आप वाकई में रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले अनुमान लगाना सीखिए। आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अनुमान नहीं लगाया, एग्जाम में बैठ गए, तो एग्जाम में जानते हो आधी टेंशन तो वैसे ही बढ़ जाती है, आपके सिर दर्द वैसे ही बढ़ जाता है कि एग्जाम में पेपर में क्या आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो पेपर में आएगा वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में मन लगा करके बस सिंगली एक 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का एक वीडियो आएगा, उसको जरूर देख लेना और उसको आराम से प्रिपेयर करो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े क्वेश्चन भी दूंगा मैं विद आंसर्स, छोटे क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूं। छोटे क्वेश्चंस जिसने कर लिया उसके पासिंग मार्क्स तो कहीं नहीं जाने, ठीक है, और बड़े क्वेश्चंस जिसने कर लिया वो तो फिर अपने 80-90% जो भी आप समझते हैं, 90 अबव भी ले सकते हैं, 80 के आसपास भी ले सकते हैं, 70 के आसपास भी, वो आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा जो प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें अवशोषित की बात हो रही है। ऊष्मा जो है अवशोषित होती है तो वो हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सही आंसर आप बता सकते हैं, आपने आइडिया भी लगाया होगा। अवशोषित मतलब कि सोख लेना, जैसे हम स्पंज को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, स्पंज जो है पानी को सोख लेता है, तो अवशोषित कर लेता है। तो ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया को जो हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में, ऊष्मा को शोषी कर रहा है, यानी कि शोषण कर रहा है, उसको खींच रहा है, अपने आप में ले रहा है, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। बुझे हुए चूने का सूत्र है, बुझे हुए चूने का सूत्र आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा, चूने का केवल सूत्र नहीं पूछा है, बुझे हुए चूने का सूत्र पूछा है आपसे। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आपने समझा और प्रिडिक्शन बिल्कुल आपका सही है, COOH का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक समीकरण होती है उसमें जो भी भाग लेते हैं पदार्थ, ठीक है, उसमें जो भी हिस्सा लेते हैं पदार्थ, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तो देखो, भाग लेने वाले पदार्थों को हम जो है सिंपली क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको अभिकारक, ठीक है, हम क्या कहते हैं उसको? अभिकारक। और जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो हमारा जो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इनको हम जब भाग लेने के बाद जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको उत्पाद बोलते हैं, यानी कि उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो हमारा तो उत्पाद वाला पूछा नहीं है, तो हमारा इसको छोड़ दो और जो है आपको केवल इतने ही आंसर देना है। ध्यान देखिएगा,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2KClO3, ठीक है, और यहाँ पे NO2 है, ठीक है, और ये जो है आपको एक प्रोडक्ट बना के दे रहा है। उपयुक्त रासायनिक समीकरण में MnO2 है, क्या है ये आपको बताना है। MnO2 क्या है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया। तो MnO2 क्या है ये आपको बताना है। अगर आपने रिएक्शंस ढंग से करी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि MnO2 जो है ना, ये चीज़ ये एक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है ये भी बता देता हूँ। उत्प्रेरक ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स यानी कि ऐसे रसायन होते हैं जो दूसरे रसायन को उत्प्रेरित कर देते हैं, भड़का देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं, उनको तड़पा देते हैं, उनको मतलब जैसे आपने अगर सिंपली वर्ड में बोलूं तो नारद मुनि का आपने नाम सुना होगा, कई एपिसोड भी देखे होंगे, नारद मुनि का कैरेक्टर भी आपने देखा होगा। तो अगर आपने कोई भी कैरेक्टर नारद मुनि का देखा है तो नारद मुनि क्या करते थे, किसी भी सदस्य के पास जाते थे, चाहे वो धरती पे जाते थे चाहे आकाश में जाते थे, नारद मुनि क्या करते थे, वहां पर ऐसी बातें करते थे कि दूसरे को भड़का जाते थे, भड़का के नारायण नारायण करते हुए गायब। आप समझ रहे हैं? तो ये जो है उत्प्रेरक होता है और इसका जो है हिस्सा कुछ भी नहीं होता है, ये इनको एक्साइटेड कर देता है, पूरा एकदम उत्तेजित कर देता है कि रिएक्शन फटाफट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। रिएक्टेंट जो है आपका ये यहाँ पे उत्प्रेरक हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, तो संयोजन अभिक्रियाएं किसके मध्य होती हैं ये आपको बताना है। अगर हम ध्यान से देखें तो संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो तत्वों के मध्य भी हो सकती हैं, दो यौगिकों के मध्य भी हो सकती हैं, और एक यौगिक और एक तत्व के मध्य भी हो सकती हैं। तत्व जो है आपके, आप जानते ही यौगिक कंपाउंड है, तत्व एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। इन सभी के बीच में जो है संयोजन अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जुड़ करके कुछ नया बना सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया बतानी है, एरो लगा लेते हैं हम इस क्वेश्चन में भी। एरो कैसे भूल गया मैं लगाना। तो चलिए, हमारे पास संयोजन अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है। विस्थापन देखिए, द्विविस्थापन विस्थापन होता है एक, और एक विस्थापन होता है। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन विस्थापन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन का मतलब होता है कि एक साइड वाला जो होगा, राइट आपका लेफ्ट साइड वाला होगा, वो विस्थापित हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ है वो छोड़ देगा ऑक्सीजन को, यहाँ पर जो है मैग्नीशियम के साथ है वो मैग्नीशियम को छोड़ देगा, या यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाना है, ये वाटर को छोड़ देगा। तो कोई ना कोई एलिमेंट जो है अलग हो जाएगा, तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको देखने से रिएक्शन को पता चल जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया इसमें से कौन सी है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और आपका बिल्कुल आंसर सही है, जो आपने गैस किया ना बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर CaOH2O सारे मिलकर के एक ही यौगिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे विस्थापित तो हुआ नहीं, मतलब कुछ अलग नहीं हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे मिल गए। यहाँ पे देखिए ये MgCO3 है ना, तो यहाँ पे MgO, ठीक है, और CO2, तो यहाँ पे CO2 यहाँ से केवल ऑक्सीजन अलग हुआ है, CO2 यानी कि CO और 2 यहाँ से गया तो एक बचा हुआ है, तो MgO बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ मैच होकर के सोडियम जो है, सॉरी वाटर और सोडियम को जब मिला रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपका NaOH बन रहा है, ठीक है। ये आपका एक अलग प्रोडक्ट बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है Na इसमें से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन का मतलब है कि यहाँ से उठ करके इधर वाले प्रोडक्ट में कोई चीज़ जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ से उठ करके इधर वाले प्रोडक्ट में, इधर से यहाँ से उठ के यहाँ प्रोडक्ट में जुड़ जाए, और बाकी दूसरे एलिमेंट अलग हो जाए। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले में क्या हुआ था, यही पूरा प्रोडक्ट था, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ जुड़ा है, ये तो सिंगल प्रोडक्ट है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग हो गए, तो ये तो आपका क्या हो गया, आपके अलग अलग हो गए। ध्यान रखना है आपको, संयोजन अभिक्रिया नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखिए ये अलग था, ये भी अलग था, लेकिन दोनों मिलकर के इधर एक साइड में एक साथ हो गए, NOH बना लिया इन्होंने और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन भैया तुम अलग जाओ। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब हुआ कि ये हमारी जो है विस्थापन अभिक्रिया है,
तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ जुड़ रही है, कौन सी चीज़ अलग हो रही है। श्वसन के लिए निम्नलिखित कथन असत्य हैं। असत्य की बात हुई है, सत्य नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। कई बच्चे लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ते समय जो उसमें पूछा है हाँ या ना, उसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे असत्य पूछा है। श्वसन के लिए क्या असत्य है? एक ही असत्य होगा चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें जो है ग्लूकोज का अपचयन होता है, ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। ग्लूकोज का अपचयन नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज का अपचयन नहीं होता है, बाकी तीनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? ध्यान रखो, संभव है हम पढ़ लेंगे तो गलत हो जाएगा, संभव नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं संभव है उसकी बात करते हैं। ये रिएक्शंस हैं हमारी, इनके प्रोडक्ट्स बने हुए एक साइड में, तो यहाँ पर देखते हैं। पहले तो आपको देख लेना है आराम से, शांति से, और फिर उसके बाद बता देना आंसर। तो यहाँ पर जो है संभव नहीं है वो आपसे पूछा गया है। और संभव कौन सा नहीं है? तो कॉपर सल्फेट जो है आपका बना तो है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ में ये कॉपर सल्फेट बना हुआ है, CuSO4 बना हुआ है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बना हुआ है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए Fe के साथ में क्या है, ये फेरस क्लोराइड बना हुआ है, और यहाँ पर जो है एल्युमिनियम क्लोराइड बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए असंभव नहीं है, संभव की बात बोल रहा है, ये कॉपर सल्फेट ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही रिएक्शन जो है आपकी गलत है, कॉपर सल्फेट यहाँ पे बनेगा नहीं। बाकी सब में सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जो है असंभव है, सो संभव नहीं है यानी कि असंभव है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा, ये अवक्षेपण अभिक्रिया बिल्कुल होती है, आयनिक अभिक्रिया भी होती है, ये उदासीन भी होती है। द्वितीय विस्थापन में दोनों ही होता है, तो उपयुक्त सभी जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 में पूछा गया आपसे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग कुछ हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक है, ये क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? विस्थापन हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका तो आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, चैप्टर में ही है। इसके बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण अपचयन, ध्यान रखना है क्या पूछा है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। सभी में एरो बना ले हम। अब आपको बताना है कि इसमें से ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। अगर यहाँ पे देख लेंगे तो आप दोनों तरफ से मिला लेंगे, राइट और लेफ्ट को मिलाना है आपको मिल जाएगा ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम के साथ में MgO, और कॉपर क्या है, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है। ध्यान रखना, जहाँ से ऑक्सीजन हटता है वो क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। ठीक है ना, तो और दूसरे के साथ जुड़ेगा तो अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, MgO बन रहा है, ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे कहीं पर भी तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Na2Cl है और इस Cl है, ये Na है। यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे सारा का सारा SO4 जा रहा है, ना कि ऑक्सीजन जा रहा है। तो SO पूरा एक साथ जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका OH जो है ये पूरा का पूरा एक साथ जा रहा है। यहाँ देखिए OH एक साथ गया हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे SO4 जो है ना ये फिर से एक साथ जा रहा है। तो समझ चुके होंगे कि इसमें क्या अंतर है, कि ऑक्सीजन जब छूटेगा तो हमारे पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अभी बताया मैंने आपको, ऑक्सीकरण क्या होता है, अभी यहाँ पर हमने पूछा ना ऊपर, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास। बिल्कुल सही समझा आपने, और आंसर भी आप लगा दोगे ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग किससे हुआ, मैग्नीशियम से हुआ। इसीलिए जो है हमारी ये आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे Cu का अपचयन भी हो रहा है। Cu को ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है, और MgO में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर पोटेशियम नाइट्राइट तथा ऑक्सीजन बनती है, यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट बनता है, तो
और ऑक्सीजन ही बनता है, तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऑक्सीजन बनता है। ध्यान रखिएगा इसमें जो चीज़ बोली जा रही है, तो ये अपघटन है ऑक्सीजन, क्योंकि आपका नाइट्रेट से ऑक्सीजन हट रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। मात्र हम 21 क्वेश्चन ही देखेंगे इसमें। समीकरण जो है यहाँ पर दी गई है आपको। इस समीकरण में कॉपर Cu है आपका सॉलिड फॉर्म में, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैस फॉर्म में है, और यहाँ पे कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे H2O जो है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तरल पदार्थ हो जाता है। के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको। तो असत्य इस कथन क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में ऑक्सीकृत हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पर देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड ये रहा, ये कॉपर में जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे ही किसी चीज़ को ऑक्सीजन छोड़ेगी तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न रासायनिक समीकरण में उपचायक है, तो उपचायक कौन सा है। निम्न रासायनिक समीकरण जो यहाँ पे दे रखी है, इसमें उपचायक कौन सा है। ये रहा आपकी रासायनिक समीकरण, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें उपचायक है। तो आंसर आपने सभी ने बिल्कुल सही प्रोडिक्ट किया होगा। देखिए SO2 जो है ना, ये उपचायक है। क्यों उपचायक है, क्योंकि ये जो है आपका इधर जाके देखो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो है उपचायक कौन सा है, SO2। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण यानी कि कोरोजन। तो कोरोजन का उदाहरण क्या है, तो हम आंसर दे सकते हैं लोहे पर जंग लगना, तो संक्षारण का उदाहरण है ही है। चांदी पर काली परत चढ़ना, चांदी भी आपने मम्मी के पैरों में पायल अगर कभी देखी होगी ध्यान से, ज़्यादातर लड़कियां देखती हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन लड़के भी ऐसे अछूते नहीं हैं, उन्होंने भी देखा ही होगा। पायल का रंग जो नया लाते हैं उस समय कितनी चमकती है वो पायल, और कुछ दिनों बाद जब आप देखोगे, महीने 2 महीने 4 महीने बाद देखोगे, तो उसका जो कलर है वो नहीं रहेगा जो नए पायल की है, जो आप सुनार की दुकान पे देख के आते हो। तो वहाँ पर काली परत चढ़ जाती है, मतलब वो डल होने लग जाता है। और तांबे पर जो है हरी परत बनना। तांबा अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत लोग तांबा यूज़ नहीं करते हैं, तांबे का लोटा या तांबे का कोई गिलास या फिर बोल सकते हैं बॉटल भी नहीं है सभी के पास में तांबे का, क्योंकि बहुत लोग जो है तांबे की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो तांबे पे जो है हरी परत बन जाती है जब उसका संचारण यानी कोरोजन होता है, वो अपघटित होने लगता है। तो ये भी सही है, यानी कि चारे ऑप्शन सही है, सभी का ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, और जैसे ये वीडियो खत्म होने वाला है तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे ही बहुत सारे वीडियो की ऐसे थंबनेल बन के आएगी, उनको चेक कर लेना, और इन वीडियोस के माध्यम से आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी आपके सामने आएगी, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, तो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। तेल एवं वसा युक्त भोज्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाया जाता है, तो किससे बचाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रति आक्सी कारकों का योग करते हैं, बिल्कुल प्रति आक्सी कारकों का योग करते हैं। तेल और वसा युक्त जो भी भोज्य पदार्थ है उसको विकृत गंधिता से बताते हैं, उसका मतलब उसको खराब होने से बचाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में अचार बनी है तो अचार में फफूंद लग जाती है, यानी कि भूरी लग जाती है, और सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लगते हैं, ठीक है, उसकी स्मेल भी धीरे धीरे ख़राब होती है। तो उसमें अगर हम लोग जो मार्केट से अचार लाते हैं, अगर उसको हम आज लाते हैं और 1 साल बाद भी उसको हम खोल करके खाते हैं, चाहे उसमें जूठन भी डाल देते हैं, यानी कि जूठा चम्मच भी डाल देते हैं, उंगली से भी निकाल लेते हैं, तो वो आपका अचार खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑक्सीकारक का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रति ऑक्सीकारकों के उपयोग द्वारा जो है विकृत गंधिता को हम बचा सकते हैं। अक्रिय गैस भर के जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। निर्वात उत्पन्न करके भी हम कर सकते हैं, निर्वात यानी वैक्यूम, तो भी हमारा उत्तर सही है, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी नंबर। तो हमारा सारा आंसर सही है यहाँ पर, और इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चंस देखें, सारे वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, इनको जरूर चेक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।